दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसका इस्तेमाल करके आप एक तरीके से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब समय में पीछे जाना तो संभव नहीं है, लेकिन इससे इतिहास में पीछे की एक झलक को देखा जा सकता है। यहाँ 5 या 6 साल पहले की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इतिहास में देखा जा सकता है। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 13.8 बिलियन वर्ष पहले हुए बिग बैंग को देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसकी खासियत। सबसे पहली खास बात यह है इस टेलीस्कोप के बारे में, यह मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जब आप आसमान में देखते हैं, छोटे मोटे टेलीस्कोप से विजिबल लाइट की वेवलेंथ दिखती है। जो रोशनी अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। स्कूल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स सब इंक्लूड होती हैं। और इनके बीच में छोटी सी रेंज होती है विजिबल लाइट की, जो लाइट हमें आंखों से दिखाई देती है। आमतौर पर जो छोटे मोटे टेलीस्कोप होते हैं, जिन्हें आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, विजिबल लाइट की वेवलेंथ में देखते हैं। इस विजिबल लाइट की रेंज ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक की होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। और इलेक्ट्रोवेव्स में क्या होता है, जितनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, उतनी ही आसानी से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑप्टिकल के थ्रू पास कर सकती है। जैसे कि रेडियो वेव्स, जो रेडियो आप सुनते हैं, रेडियो वेव्स की किलोमीटर लंबी वेवलेंथ हो सकती है। इसी रीजन से बिल्डिंग के थ्रू पास थ्रू करके आप अपने रेडियो पर रेडियो को सुन सकते हैं। अब इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है, जो रेड से ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, इंफ्रारेड हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। टेलीस्कोप में क्या एडवांटेज है इंफ्रारेड का, आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट वाली फ़ोटो ली गई है हबल टेलीस्कोप के द्वारा, जो अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था। आप इसमें स्पेशल डस्ट देख सकते हैं और गैस के क्लाउड्स बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन इंफ्रारेड वेवलेंथ इन डस्ट और क्लाउड के बीच में पास थ्रू कर सकती है, और हमें इनके पीछे क्या है वह दिखाई देगा। राइट वाली पिक्चर वह है जो हमें इमेजिन किया जाता है। बेसिकली कह सकते हैं कि और भी हाई HD क्वालिटी की इमेज दिखाई देगी। इंफ्रा, जिसका मतलब होता है ब्लो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वह रेड के नीचे होती है, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो भी चीज़ हीट रेडिएट करती है, वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। इंसानों से, जानवरों से, सूरज से या आग से, इन सभी जगह से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। और यही रीज़न है कि नाइट गॉगल्स में सोल्जर को आपने देखा होगा, वह इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली उनके नाइट विजन गॉगल्स से ऐसा व्यू आपको दिखाई देता है, जो कि इंफ्रारेड कैमरा कैप्चर कर पाता है। क्योंकि टेलीस्कोप सन को देखेगा, गैलेक्सी को देखेगा, प्लैनेट्स को भी देखेगा, ये सब हीट रेडिएट करते हैं, इसलिए यह इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करके देखेगा। एक और एडवांटेज क्या है इस टेलीस्कोप का, जब कोई टेलीस्कोप दूर दूर के तारों को देखता है, जबकि वह तारा बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, लाइट जब उन तारों से टेलीस्कोप तक आ रही है तो वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस क्रिया को कहा जाता है रेड शिफ्ट। जनरली लाइट की वेवलेंथ जो है वह ज़्यादा बढ़ गई है, जो रेड कलर की हो गई है। और टेलीस्कोप में जितना ज़्यादा मिरर लगा हुआ होगा, उतनी ही ज़्यादा लाइट कैप्चर हो पाएगी, और उतनी ही हाई रेजोल्यूशन की हमें इमेज मिल पाएगी। जैसे जैसे ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप बनना जा रहे हैं, तो उनमें उतने ही ज़्यादा बड़े मिरर लगाए जा रहे हैं। हबल टेलीस्कोप का जो मिरर था वह कितना बड़ा था आप देख सकते हैं, और इसी की साइड में है जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर। और यह पूरा मिरर 24 कैरेट गोल्ड से बना है, क्योंकि गोल्ड सबसे अच्छे तरीके से रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से इस मिरर की 98% रिफ्लेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, हर
चीज़ जो हीट रेडिएट करती है वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। यह टेलीस्कोप जब खुद से काम करने लगेगा तब वह भी कुछ हीट रेडिएट करेगा। टेलीस्कोप के खुद के अंदर से भी कुछ इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगी जो इंटरफेयर करने लग जाएंगी उन गैलेक्सी से आने वाली इंफ्रारेड वेव से, और फिर अच्छे से हमें हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की पिक्चर नहीं मिल पाएंगी। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप माइनस के 223 डिग्री सेल्सियस की ठंड में काम करेगा, जबकि धरती पर टेम्परेचर माइनस के 89 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं गया है। तो कैसे इतना ठंडा रखा जाए इस टेलीस्कोप को? लेकिन स्पेस में यह करना पॉसिबल है क्योंकि स्पेस में काफ़ी ठंड होती है। अगर स्पेस में आप पर सनलाइट पड़ जाए तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, जैसे कि मून पर होता है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए चांद पर टेम्परेचर माइनस के 170 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और जैसे ही धूप पड़ती है टेम्परेचर प्लस के 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इस टेलीस्कोप के लिए प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जैसे ही सनलाइट आएगी इस टेलीस्कोप पर तो जल्दी ही सारी चीज़ें गर्म होने लग जाएंगी, तो धूप को रोकना होगा। और इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक सनशील्ड लगाई गई है। यह सनशील्ड एक काइट की शेप में है, एक पतंग की शेप में है, और यह एक टेनिस कोर्ट के बराबर बड़ी है, ताकि जो टेलीस्कोप है वह सन से प्रोटेक्ट रह पाए। और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, कैप्टोन नाम से। कई पदार्थ का टेस्ट किया गया था यह देखने के लिए कि कौन सा पदार्थ यूज किया जाए जो बहुत ही अच्छी तरीके से सनलाइट को रोक सके और टेलीस्कोप को ठंडा रख सके। यह आर्टिफिशियल बनाया गया पदार्थ है। 5 लेयर कैप्टोन की इस सनशील्ड पर लगी हुई हैं, और हर लेयर एक इंसान के बाल से भी ज़्यादा पतली है, और हर लेयर के बीच में गैप है जिससे इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो सके। और इसके अलावा हर लेयर पर एल्युमिनियम की कोटिंग भी है। जो 2 लेयर सन के बिल्कुल पास हैं उनमें सिलिकॉन की कोटिंग भी है। अब इस पूरे टेलीस्कोप को धरती के पास बगल में नहीं डिप्लॉय किया जा रहा जैसे हबल टेलीस्कोप को किया गया था। हबल धरती के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, लेकिन यह जो डिप्लॉय किया जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया जाएगा धरती से, एक ऐसे बिंदु पर जिसे कहा जाता है L2 पॉइंट। L का मतलब है लाग्रांज पॉइंट। यह पॉइंट सूरज से दूसरी तरफ होगा। सूरज से आने वाली गर्मी को और रोशनी को जितना रोका जा सके उतना ही अच्छा है इस टेलीस्कोप के लिए। L2 पॉइंट की खास बात यह है कि यह अर्थ के साथ साथ ही चलता रहता है, जो कि सूरज को बिल्कुल हाइड करके रखता है। अर्थ की शैडो हमेशा सूरज को छिपा कर रखेगी। यह वैसी बात हो गई कि जब हम सूरज की डायरेक्शन में देखते हैं तो धूप की वजह से क्लियरली दिखाई नहीं देता। जब सन की ओर देखते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। यही सब चीज़ टेलीस्कोप के साथ भी है। नासा ने कहा है कि इस टेलीस्कोप को बनाने का और लॉन्च करने का पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इन्होंने 300 से ज़्यादा पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हैं। अगर इसमें एक भी गलती हो गई तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म समझो। और इस प्रोजेक्ट पर $10 मिलियन खर्च किए हैं। यह इतना ज़्यादा पैसा है कि नासा को कई और प्रोजेक्ट से पैसा हटाना पड़ा और इस प्रोजेक्ट में लगाना पड़ा इसे पॉसिबल बनाने के लिए। और नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब इसकी मदद से साइंटिस्ट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह स्टडी कर पाएंगे कि बिग बैंग होने के बाद तारा और गैलेक्सी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, क्योंकि इस टेलीस्कोप की मदद से आप 13 मिलियन ईयर्स पहले पास्ट में देख सकते हैं। जो पहले टेलीस्कोप था वह 1 बिलियन ईयर्स पहले का देख सकता था, उस समय के बाद से जब से बिग बैंग हुआ था। अब आप यह पूछोगे कि पास्ट में देखना कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, इसमें लाइट जो है कुछ समय लगाती है डिस्टेंस से ट्रैवल करने में, और जब तक लाइट पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी समय बीत चुका होता है। तो दोस्तों, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ स्टार तो हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। उनकी रोशनी जब तक धरती पर पहुंचती है 13 बिलियन
ईयर्स गुजर चुके होते हैं और एक्चुअली में जो आज हमें दिखाई दे रहा होता है वह 13 बिलियन ईयर्स पुराना होता है। अगर हम धरती से दूसरे ग्रह पर चले जाएं जो 100 मिलियन ईयर्स दूर है और उस ग्रह से टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमें 100 मिलियन ईयर्स पहले को देखने का मिलेगा और इसके द्वारा हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके द्वारा यह भी पॉसिबल हो सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन से नए ग्रह देख पाता है और क्या कोई ऐसा प्लेनेट को ढूंढ पाता है जो कि अर्थ के जैसा बना हो और जिसमें जीवन की संभावना हो।